मैं उदय तिवारी आज लाया हूँ आपके लिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे रक्त परिवहन तंत्र की। मानव शरीर में पाया जाने वाला ब्लड सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है ब्लड सर्कुलेशन की और उसके फंक्शंस क्या हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो हमें यहाँ पर पढ़ना क्या क्या है। एक तो ब्लड का सर्कुलेशन पढ़ना है, तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, ब्लड सर्कुलेशन के लिए कौन कौन से अंग उसमें सम्मिलित हैं, ये देखेंगे। सर्कुलेशन क्या होती है, सर्कुलेशन की प्रोसेस क्या होती है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं, ये देखेंगे। तो इस ऑर्गन की बात करें तो इसमें कौन कौन से ऑर्गन हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो है आपका हार्ट। तो हम यहाँ पर देखेंगे हृदय की संरचना और हृदय के द्वारा कैसे ब्लड सर्कुलेशन का काम किया जाता है, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलेशन की। तो सर्कुलेशन की प्रोसेस क्या है, सर्कुलेशन यानी कि परिवहन। तो परिवहन किस चीज का हो रहा है, तो हमें ये सबसे पहले समझना जरूरी है। तो हमारे शरीर में गैसों का परिवहन होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, गैसों का आदान प्रदान। तो कौन कौन सी गैसों का आदान प्रदान होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम देखते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसों का आदान प्रदान हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है। ठीक, तो आप सिंपल सा आपसे पूछें कि सर्कुलेशन क्या है, परिवहन क्या है, तो आप सिंपल सा बोलेंगे फ्लो ऑफ ब्लड इन अ ह्यूमन बॉडी फॉर गैसियस एक्सचेंज। मानव शरीर में गैसीय आदान प्रदान के लिए होने वाला जो परिवहन है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। और इस परिवहन की प्रक्रिया में, इस सर्कुलेशन की प्रोसेस में जो ऑर्गन इन्वॉल्व हैं वो मिलकर एक समूह बनाते हैं, एक तंत्र बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। इसी को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, या इसे आप हिंदी में बोल सकते हैं हृदय संवहन तंत्र। तो हृदय संवहन तंत्र ध्यान रखेंगे, जो स्टडी ऑफ हार्ट है, स्टडी ऑफ हार्ट को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। यह भी विज्ञान की एक ब्रांच है। तो सिंपल सा है, कई बार पूछा जाता है स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज, तो ध्यान रखेंगे कार्डियोलॉजी, कार्डियक वर्ड से बना है, इसका मतलब होता है हृदय, जहां पर हम हृदय संबंधित संरचनाओं के बारे में, उससे संबंधित बीमारियां, रोगों और उसकी प्रक्रिया के बारे में हम अध्ययन करते हैं, वह विज्ञान कहलाता है कार्डियोलॉजी। और जो इसका स्पेशलिस्ट होता है उसे हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ। तो इस तरीके से यहाँ पर हम हार्ट के बारे में आगे देखते हैं। तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हम देख रहे हैं हृदय की संरचना, जिसमें हम बात कर रहे हैं हृदय के बारे में। तो सबसे पहले भी जैसे हमने बात करी कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। तो हम बात कर रहे हैं मानव हृदय के बारे में। तो हमारा जो हृदय है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, पूरी पेशी संरचना है। यानी कि पेशी संरचना का मतलब क्या है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है। फिर बात आती है हृदय के लोकेशन की। तो हम देख रहे हैं जैसे हृदय के संरचना के बारे में, तो बहुत से लोग बोलेंगे कि हृदय बाईं ओर पाया जाता है, ठीक, कुछ लोग बोलेंगे बीच में पाया जाता है। तो मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताना चाहूँगा हृदय की, कि हृदय जो है हमारे शरीर में, हमारी वक्ष गुहा में, थोरैसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी में, चेस्ट कैविटी जो सामने का सीना है उसे हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं। यहाँ की जो एक हड्डी होती है इसे हम बोलते हैं स्टर्नम। इसके जस्ट पीछे जो हमारी रिब्स हैं, पसलियां हैं, पसलियों के बीच में बिल्कुल यहाँ पे हल्का सा बाईं ओर, अप्रॉक्स 75% जो होता है बाईं ओर होता है, 25% ये राइट की ओर टिल्टेड होता है, राइट की ओर झुकाव होता है इसका। तो हृदय जो है हमारे शरीर में स्टर्नम के पीछे, रिब्स कैविटी में या थोरैसिक कैविटी में, स्टर्नम के जस्ट पीछे बाईं ओर स्थित होता है, जिसका जो आकार है, वेट ऑफ हार्ट एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते, लेकिन अप्रॉक्स 300 ग्राम इसका वेट होता है, वजन। मानव हृदय का वजन 300 ग्राम का होता है, मात्र 300 ग्राम का हृदय, जिसका आकार मुट्ठी के आकार का। बहुत सारे लोग बोलते हैं दिल बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, मात्र कितना, 300 ग्राम का। और उसमें भी फिस्ट साइज, मुट्ठी के आकार का हमारा हृदय होता है, जिसमें कुल 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो
वो चैम्बर कौन कौन से हैं हम देखते हैं। इसमें पाए जाते हैं 2 आलिंद, जिन्हें हम एट्रियम या ऑरिकल भी बोलते हैं इंग्लिश में। 2 निलय पाए जाते हैं, जिन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो हम इस हार्ट में हम देख रहे हैं, हमारा जो हृदय है उसे हम 4 भागों में जब विभाजित कर रहे हैं, तो इन 4 भागों में जो 4 कक्षों में 2 आलिंद हैं, जिन्हें हम दायां और बायां के हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो ये जो हृदय है इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हाफ अपर पोर्शन और हाफ लोअर पोर्शन, ठीक है, हाफ लेफ्ट पोर्शन और हाफ राइट पोर्शन। तो ये दाईं ओर है वो क्या कहलाएगा, राइट ऑरिकल। ये क्या है आपका, लेफ्ट ऑरिकल। दायां आलिंद, बायां आलिंद, सेम वे में दायां निलय, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 कक्ष हैं जो हृदय को 4 भागों में, मानव शरीर में हृदय को 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिसका हृदय का वजन मात्र 300 ग्राम का होता है और मुट्ठी के आकार का। लोकेशन के बारे में हमने पढ़ा अभी कि मानव शरीर में स्टर्नम के पीछे रिब्स केज में थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, जो कि बाईं ओर स्थित होता है, ठीक है। और हृदय जो होता है ये मायोजेनिक इन नेचर होता है। मायोजेनिक इन नेचर का मतलब क्या होता है, इनवॉलंटरी ऑर्गन है, अनैच्छिक अंग है। मायोजेनिक का मतलब होता है हमारा हृदय अनैच्छिक अंग है, यानी कि ये हमारे और आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। इसका जब तक मन होगा ये धड़केगा, लेकिन धड़कता किसके लिए है, क्वेश्चन ये उठता है। तो मैं बता दूं, किसी और के लिए नहीं धड़कता है, हमारा दिल केवल हमारे लिए धड़कता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, हमारे शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन को रेगुलेट करना, ठीक है। अगर ये अनैच्छिक हुआ, यानी हमारी और आपकी इच्छा पर हुआ, हम चाहेंगे कि हमारा दिल धड़के, तो उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। तो हृदय कैसा है, इनवॉलंटरी ऑर्गन है, अनैच्छिक अंग है, जो हमारे और आपके ऊपर निर्भर नहीं करता है। जब तक मनुष्य स्वस्थ है तो ये चलता रहेगा, और जैसे मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो ये अपना काम करना बंद कर देता है। तो इस तरीके से हमने हृदय को 4 भागों में विभाजित किया है। इसमें हमने देखा, अब हम देख रहे हैं अपने इस फिगर में कि कुछ और भी संरचनाएं हैं जो हमारे हृदय में पाई जाती हैं, जैसे दायां आलिंद और दायां निलय, इन दोनों के बीच में हम देख रहे हैं ये एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं बाल्ब। तो हमारे शरीर में कितने प्रकार के बाल्ब पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन उठता है। तो मैं आपको काउंट करा देता हूं कौन कौन से बाल्ब और कहां कहां पर पाए जाते हैं। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक बाल्ब पाया जाता है। बाल्ब जैसे ट्यूब, जो कुएं वगैरह में हम पंप यूज करते हैं, उसमें जो फुटबॉल होती है, फुटबॉल में बाल्ब होती है, तो वो पानी को 1 वे ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। एक और जैसे ढक्कन खुलता है, वैसे ही हमारे शरीर में हृदय में पाए जाने वाले जो बाल्ब हैं वो भी सिंगल वे ओपन होते हैं, यानी कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक बाल्ब पाई जा रही है, जिसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड बाल्ब। तो बाल्ब कितने हो गए, पहला बाल्ब है ट्राइकस्पिड बाल्ब, जो कहां कहां पाया जा रहा है, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में पाया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो बाल्ब है, ये आपका ये जो संरचना है पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में, जिसे हम फुफ्फुस धमनी भी बोलते हैं, वहां पर जो बाल्ब पाया जा रहा है इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी बाल्ब। नंबर 2, इसे ही आप SLV भी बोल सकते हैं। SLV का मतलब होता है सेमी ल्यूनर बाल्ब, अर्धचंद्राकार कपाट। कपाट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट। तो ट्राइकस्पिड बाल्ब यानी कि त्रिबंध कपाट, पल्मोनरी बाल्ब यानी कि फुफ्फुस कपाट या अर्धचंद्राकार कपाट। इसके बाद हम देखते हैं एक और बाल्ब है, ये आप देख रहे हैं, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड बाल्ब पाया जा रहा है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं द्विबंध कपाट। बाल्ब नंबर 3। और अगला जो बाल्ब है, चौथा बाल्ब हम देख रहे हैं यहाँ, ये एओर्टा में, इस बाल्ब को हम बोलते हैं एओर्टिक बाल्ब या धमनिका कपाट। तो इस तरीके से मानव शरीर में 4 प्रकार के बाल्ब पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड बाल्ब, पल्मोनरी बाल्ब, बाइकस्पिड बाल्ब और एओर्टिक बाल्ब। लोकेशन आपसे पूछेगा तो ट्राइकस्पिड बाल्ब पाया जाता है कहाँ, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। पल्मोनरी बाल्ब कहाँ पाया जाता है,
पल्मोनरी आर्टरी में पाया जाता है। बाइकस्पिड बॉल लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। एओर्टिक बॉल पाया जाता है एओर्टा में। अब हम देखते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें क्या होता है। इसके अलावा हम जैसे बात करें कि हमारी शरीर में कुछ, हमारे जो हार्ट में कुछ और भी संरचनाएं होती हैं जो ब्लड सर्कुलेशन में हमारा काम करती हैं, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स कितने प्रकार की होती हैं उनकी बात करते हैं। हमारे शरीर में विशेषतः 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। पहली ब्लड वेसल है आर्टरी, जिसे हम बोलते हैं धमनी। दूसरी है सिरा, जिसे हम बोलते हैं वेन्स। और तीसरी है कैपिलरी, इसे हम बोलते हैं केशिका। तो 3 ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी, धमनी, सिरा और केशिका। हम इनके काम को समझते हैं। धमनी, आर्टरी में अशुद्ध रक्त बहता है, इम्प्योर ब्लड कैरी करती है आर्टरी। सिराएं ये शुद्ध रक्त कैरी करती हैं। और कैपिलरी में ये क्या करती हैं, आर्टरी और वेन्स को जोड़ने का काम करती हैं। ठीक है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन को ये इजी बनाती हैं। ठीक है, अब आर्टरी में क्योंकि अशुद्ध रक्त बह रहा है, इम्प्योर ब्लड बह रहा है, तो इसलिए इनका कलर होता है कैसा, ब्लू। ठीक है, ध्यान रखेंगे आर्टरी का कलर कैसा है, ब्लू। तो आप इस फिगर में देख पा रहे हैं जहां जहां आपको ब्लू दिखाई दे रहा है ये अशुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है। इसे आप बोल सकते हैं ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है, या इसे बोल सकते हैं अनऑक्सीकृत ब्लड या डीऑक्सीडाइज्ड ब्लड। डीऑक्सी वाला ब्लड है ये, यानी कि इसमें ऑक्सीजन एब्सेंस है। तो ये किसमें, आर्टरी में अशुद्ध रक्त बहता है जहां शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन उपलब्ध है उसे हम बोलते हैं शुद्ध रक्त। और ये आपका मैं करेक्ट करना चाहूंगा, सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, सिराएं जो होती हैं वो आपका कहते हैं इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं, ब्लू कलर की होती हैं। आर्टरी जो होती है वो शुद्ध ब्लड कैरी करती है। ठीक है, यानी कि इसमें ब्लड का कलर कैसा होगा, रेड होगा, और ऑक्सीडाइज्ड ब्लड इसमें होगा। ठीक है, और ये हमारे शरीर में विभिन्न अंगों में कोशिकाओं में ब्लड का सर्कुलेशन कराती हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस कैसी होती है इसको हम समझते हैं। तो हम अब देखते हैं कि यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस हमारे शरीर में किस तरीके से हो रही है। आप फोटो में देख पा रहे हैं इमेज में कि ये है सुपीरियर वेना केवा। जैसे हमने बात करी आर्टरी की, आर्टरी यानी कि इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी है, एक क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा एओर्टा। एओर्टा सबसे बड़ी धमनी है जिसे हम महाधमनी के नाम से जानते हैं। हिंदी में तो ठीक है, इंग्लिश में आपको एओर्टा नाम देखने के लिए मिलेगा। ध्यान रखेंगे बायोलॉजी में जो टर्मिनोलॉजी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और बायो की टर्मिनोलॉजी को आप एज इट इज, किसी का नाम अगर डेविड है तो मैं डेविड को डेविड ही बुलाऊंगा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन में नहीं करूंगा। और जनरली हमारे एग्जाम में भी इसी तरीके से इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज को हिंदी में ही देवनागरी में लिखकर आता है क्वेश्चन। तो आपको आर्टरी को एओर्टा या आप बोल सकते हैं महाधमनी। सबसे बड़ी सिरा क्या है, यानी वेन्स, लार्जेस्ट वेन कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे वेना केवा। सबसे बड़ी सिरा वेना केवा। ठीक है, तो हमारे शरीर में, शरीर को अगर हम 2 भागों में बांट दें, अपर बॉडी पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट। अब जैसे मैं हूं, ठीक है, मेरा हृदय यहां बाईं ओर है। ठीक है, तो शरीर का ऊपरी हिस्सा और शरीर का निचला हिस्सा, दोनों ओर से ब्लड कहां आएगा, हार्ट में आएगा। अब हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करती हैं। ग्लूकोज का, भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिलीज होने के कारण ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड कोशिकाओं के साथ मिलकर हमारे शरीर में ही सर्कुलेट होती रहती है। और ये ब्लड, शरीर के निचले हिस्से का ब्लड और शरीर के ऊपरी हिस्से का ब्लड दोनों क्या होंगे, सुपीरियर वेना केवा ऊपरी हिस्सा, इंफीरियर वेना केवा निचला हिस्सा। शरीर के निचले हिस्से से इंफीरियर वेना केवा से, ऊपरी हिस्से से सुपीरियर वेना केवा से होता हुआ ब्लड आता है राइट ऑरिकल में, दाएं आलिंद में आएगा।
दाएं आलिंद में आएगा, ब्लड फुल हो जाएगा और यहाँ पर वॉल्स में हृदय की आंतरिक दीवारों पर प्रेशर बनेगा। उस प्रेशर के कारण ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, त्रिबंध कपाट, ये खुल जाएगा और राइट ऑरिकल का जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, दाहिने निलय में आ जाएगा। सेम प्रोसेस, दाएं निलय में जब ये आएगा तो दायां निलय फुल होगा, प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ने के साथ पल्मोनरी वाल्व ओपन हो जाएगा। पल्मोनरी वाल्व के ओपन होने से जो ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ पहुंचता है लंग्स की ओर, फेफड़े में जाएगा। अब मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो हमने अपना पुराना वीडियो देखा है, मैं आपको बोलूंगा एक बार उसको आप देखें, वहां पर देखेंगे गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है। तो पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, एक अपवाद है। नॉर्मली जो धमनियां होती हैं, धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी वो धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है। एक्सेप्शन याद रखेंगे हमेशा, एक्सेप्शन एग्जाम में आता है। तो पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जाता है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो वायुमंडल की ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। फेफड़ों में एल्वियोलर सैक होता है, एल्वियोलाई, वहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है। तो वो जो ऑक्सीजन यहां पर आई है इस ब्लड के साथ, जिसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, वहां पर गैसेस एक्सचेंज करेगा और वायुमंडल की ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दी जाएगी। अब पल्मोनरी वेन्स से होता हुआ जो प्योर ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन मिल गई है, वो पल्मोनरी वेन्स से होता हुआ आएगा लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में जैसे ही ब्लड फुल होगा, यहाँ पर पाए जाने वाले बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे और ब्लड बाइकस्पिड वाल्व से होता हुआ जाएगा कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल फुल होगा, प्रेशर बढ़ेगा और एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाएगा और एओर्टिक वाल्व के ओपन होने के बाद ये जो ब्लड है महाधमनी से होता हुआ शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। इस तरीके से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में पाए जाने वाले ऊतक, कोशिकाओं की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और हमारे शरीर में ये ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है लगातार कंटिन्यूसली चलता रहता है। इसी को हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सारी जो प्रोसेस अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखी है, उसका मैं एक फ्लो चार्ट आपको बना देता हूँ जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे प्रोसेस होती है और आपको यहाँ पर याद करने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। तो जो भी हमने डायग्राम के थ्रू जो प्रोसेस समझा, उसका एक लीनियर डायग्राम यहाँ पर मैं बना दिया हूँ। आप देखेंगे इम्प्योर ब्लड, यानी कि वह ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वेना केवा, महाशिराओं के द्वारा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से से आता है दाएं आलिंद में, राइट ऑरिकल में आता है। राइट ऑरिकल के बाद ये ट्राइकस्पिड वाल्व, टीवी का मतलब होता है त्रिबंधी कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ ये राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में जाता है, फेफड़ों में जाता है, जहां पर ब्लड ऑक्सीजन के साथ मिलता है। ठीक है, अब ये जो इम्प्योर ब्लड था वो ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो कैसा हो गया, प्योर ब्लड हो गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ब्लड का प्योरिफिकेशन कहाँ होता है। ठीक है, ऑप्शन में अगर आपसे पूछा जाए लंग्स, किडनी, हार्ट, नन ऑफ द अबव, तो आपका आंसर क्या होगा। ध्यान रखेंगे हमेशा हमारा आंसर क्या होगा, प्योरिफिकेशन लंग्स में होगा, पहली बात। अब आपसे पूछे फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, रक्त को छानने की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो हमारा आंसर होगा क्या, किडनी। ध्यान रखेंगे दो क्वेश्चन है, अलग अलग हैं। प्योरिफिकेशन शुद्धिकरण, फिल्ट्रेशन यानी कि छनन, छानने की प्रक्रिया। तो इस तरीके से यहां पर अब ब्लड प्योर हो चुका है और ये प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन्स से होता हुआ लेफ्ट ऑरिकल में आता है, बाएं आलिंद में आता है, जहां द्विबंध कपाट से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल बाएं निलय में जाता है और ये प्योर ब्लड एओर्टा से होता हुआ शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाता है एक्सेप्ट लंग्स। तो ध्यान रखेंगे लंग्स में अशुद्ध रक्त पहुंचता है, हृदय और लंग्स से होता हुआ शुद्ध रक्त कहाँ पहुंचता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। किसके माध्यम से, महाधमनी के माध्यम से। तो इस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन की एक प्रोसेस होती है जिसमें हार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दोस्तों आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका क्या कहते हैं एक्सेप्शनल क्या रहा है, ठीक है, किस जीव में कितने अंग पाए जाते हैं, इससे संबंधित कुछ बीमारियां हैं, तो उनके बारे में अगले वीडियो में उसका स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।